अगर हम यूनिट कन्वर्शन तो m हो जाएगा 120 ग्राम। तो बेटा ये हो जाएगा 120/1000, 0.12 किलोग्राम। बेटा m हो गया 0.12 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं v के ऊपर। v है जी 100 किलोमीटर पर आवर। 100 इंटू, बेटा किलोमीटर की जगह आ जाएगा 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स, और बेटा आवर्स की जगह आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स। इसकी वर्किंग करके एतजाज क्या आ रहा है बेटा, जल्दी से बताओ। ये देखो हाँ, एतजाज क्या आ रहा है बेटा? सर, आंसर 27.77। 27.77, और पीछे 8 है ना, तो 7 8 हो जाएगा, है सही है। उमामा बेटा यही आ रहा है, एक बार चेक करके बताएं जरा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी और ये हो गया मैस। बेटा हमने डायनामिक्स अभी शुरू किया है, मोमेंटम को डिफाइन किया और उसकी एक एग्जांपल कर रहे हैं। तो बेटा ये आ जाएगा फिर P इज इक्वल टू M इंटू वी। एजाज M की जगह आ जाएगा 0.12 kg, और एजाज V की जगह आ जाएगा 27.78 मीटर पर सेकेंड। उमामा बेटा इसको मल्टीप्लाई करके जरा आंसर थ्री बताएं। पॉइंट थ्री अयान कितना आ गया? 3.3। जी थ्री सर, पॉइंट 3.36। यार अयान, इस तरह तुमने बताया ना 3.3, तुम्हारे फाइनल में नंबर कट जाएंगे, पीछे 6 भी था। फिर दो और थ्रीज लगाए सर, फिर। 3.33 आ रहा। 3.3336। अच्छा, 3.3336 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब जहरी सर सी उसको बात है। राउंड ऑफ नहीं किया था मैंने पिछली वैल्यू को मोमेंटम वाली को, तो हाँ जीरो हाँ, पॉइंट तो अब कर थ्री देते हैं ना। थ्री अब थ्री आ रहा है। देखो इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर ना, तो हम आंसर 3.3, ये राउंड ऑफ करके हो गया 3.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अयान कॉपी हो गया यहाँ तक? जी सर। अयान अगली बात पे आ जाओ, लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो डेल्टा पी इक्वल्स एम वी माइनस एम यू। अयान इसमें एक ही कंफ्यूजन हो सकता है कि हम साइंस का ख्याल ना रखें, अदरवाइज कोई इसमें कंफ्यूजन का चांस नहीं है। साइंस का जी एक सर। हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स में बस साइन का ही ख्याल रखना होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा आप जल्दी बताओ। सर, इम्पल्स जो है वो चेंज हाँ, मोशन की इम्पल्स चेंज चेंज इन ऑफ टाइम। मोमेंटम ही होता है, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ पहले पढ़ना पड़ेगा। इम्पल्स भी चेंज ऑफ सर मोमेंटम होता है, लेकिन वो न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना। इत्जाज जो इम्पल्स होता है वो रिलेट होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, वो हम आगे पढ़ सकते हैं। अच्छा आप देखो, ठीक हो गया। एग्जाम्पल हमने ये लिखी कि अ बॉल ऑफ mass 100 grams hits a wall with speed 20 meter per second, and it
rebounds with same speed. बेटा बात को समझ लो. A ball of mass 100 gram hits a wall with 20 meter per second and rebounds with same speed on same path. अच्छा, रिबाउंड करती है उसी स्पीड के साथ और उसी पाथ पे. फाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम. फाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अयान, इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है? जल्दी जल्दी बताओ. अयान, इस क्वेश्चन में एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है, जल्दी से बताओ क्या कॉमन मिस्टेक हो सकती है? साइन. हफ्सा बेटा, इसमें कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि आप साइन को इग्नोर कर दो, अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन है. तो इसका ये तो लिखेंगे ना कि जो रिबाउंड वाला होगा उसको नेगेटिव के साथ. हाँ हाँ, यानी कि अगर हम राइट को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट होगा नेगेटिव, या फिर उल्टा भी ले सकते हैं. तो देखो, हिट करते हुए जो स्पीड है या वेलोसिटी है, हिट करते हुए यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और उसको ले लेंगे पॉजिटिव. राइट को पॉजिटिव ले लिया. रिबाउंड करते हुए वी होगा लेफ्ट पे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 20 मीटर पर सेकेंड. और जो एम है 100 ग्राम, 100/1000, तो ये बेटा हो जाएगा 0.1 किलोग्राम. तो अब इसकी जो इक्वेशन हम लगाएंगे वो होगी डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. डेल्टा पी इक्वल्स 0.1 kg. अच्छा, इतजाज v की जगह पे आ जाएगा -20, -0.1, और फिर u की जगह पे आ जाएगा +20. तो ये हो जाएगा -2, फिर -2, तो ये हो जाएगा -4, और यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अब हफ्सा बेटा, इसमें नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन. अच्छा, इसमें हम राइट लेफ्ट नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में राइट लेफ्ट नहीं कहा हुआ. हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनिशियल डायरेक्शन. इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल डायरेक्शन. और इसको हम कहेंगे अपोजिट. अयान, अब इसको राइट लेफ्ट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई राइट लेफ्ट नहीं बताया हुआ, ठीक है ना? अपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन. अगर आंसर आएगा पॉजिटिव तो हम कहेंगे इन द इनिशियल डायरेक्शन. अगर आंसर आएगा नेगेटिव तो हम कहेंगे अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन. तो इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि नेगेटिव साइन shows that it is opposite to the initial डायरेक्शन. तो बेटा नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये इनिशियल डायरेक्शन के क्या होगा? अपोजिट होगा. तो हम लिखेंगे 4 किलोग्राम. जी बेटा, थोड़ा सा लाउड बोल के पूछें. सर आप एक दफा समराइज कर सकते हैं क्लास के शुरू तक जो आपने की? जी जी, आप बेटा ट्राई किया करें, टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें. हमने डायनामिक्स शुरू की है. डायनामिक्स का पहला टॉपिक है मोमेंटम. मोमेंटम एक वेक्टर होता है और ये होता है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. बेसिकली अगर हम एक ऑब्जेक्ट की, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है मोमेंटम. और मोमेंटम होता है वेक्टर, और उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. हमने पहली एग्जांपल की थी जिसमें हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया था. मैस का यूनिट ग्राम गिवन था और स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर गिवन था. उसको हमने कन्वर्ट किया तो हमने कैलकुलेशन कर ली. उसके बाद है चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हमने किया था डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. उससे हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया था. फिर ये क्वेश्चन था जिसमें साइन का ख्याल रखना है, डायरेक्शन के हिसाब से साइन चलेगा. उसमें हमने इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था और रिबाउंड
रिबाउंड के बाद वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया सर साइन साथ लिखना होता है पेपर में भी? साइन साथ लिखना नहीं होता आंसर में, हम साइन नहीं लिखते, लेकिन अगर वो साइन का मतलब पूछे तो वो बताते हैं। जैसे नेगेटिव साइन जो है, ये तो हम अपनी तरफ से कन्वेंशन डिफाइन कर रहे हैं ना, आंसर्स में हम साइन नहीं लिखते, सिर्फ डायरेक्ट जो साइन का जो मतलब होता है वो बता देते हैं अगर पूछा जाए तो मैं तुम्हें बताता हूं कि आंसर कैसे लिखेंगे। 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन। जब तुम्हारे पास आ जाएगा ना नेगेटिव, फिर यूं लिख दोगे, और जहां पे आंसर लिखने की जगह होगी, जैसे लिखा होगा डेल्टा पी और आगे डैश 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 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो तुम यहाँ पे तुम लिख दोगे 4। हाँ, अगर वो ये पूछें कि डायरेक्शन क्या होगी फिर बताओगे, सही है। अगर वो डायरेक्शन पूछेंगे तो तुम कहोगे टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट या अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर कुछ नहीं बताओगे। ठीक हो गया भाई जुहेर। जी सर सही है। आंसर में साइन नहीं लिखते, डायरेक्शन पूछिए तो वो बता देते हैं। अच्छा, अब आ जाओ जी एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 फॉर चेंज ऑफ मोमेंटम, जल्दी से करते हैं। अ बॉल a ball is dropped from a height h. Mass of the ball is 200 grams. It hits the ground with speed v and rebound with speed v/3। बेटा ये बॉल हिट करती है स्पीड v के साथ और रिबाउंड कर रही है स्पीड v/3 के साथ। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इफ द rebound results in a change of momentum, if the rebound results in a change of momentum of 5 kilogram meter per second, find v। ये बच्चों एक बार ट्राई करो, जिसका आंसर आ जाए थम्स अप करते जाओ। इत्जाज एक बार खुद ट्राई करो, आंसर आ जाए तो थम्स अप करना है। जुहैर जल्दी। जुहैर आंसर आ जाए तो मुझे बताओ यार। इत्जाज आंसर आ जाए तो थम्स अप करो जल्दी से। हाँ जी बेटा हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ यार। अयान तुम्हारा हो गया? अच्छा जी,
A ball is dropped from a height h. Mass of the ball is 200 gram. It hits the ground with speed v and rebounds with speed v by 3. If the rebound results in a change of momentum of 5 kilogram meter per second, find v. ये इत्जाज हुआ है तुमसे? यस सर। मैंने कहा हो गया या नहीं हुआ? यस सर हो गया। यार इसको यूं लेके चलेंगे, देखो हिट करते हुए जो स्पीड है बेटा वो है v, हिट करते हुए स्पीड है बेटा v, इसको मैं प्लस कह रहा हूं, ठीक है? या फिर डाउनवर्ड्स को अगर नेगेटिव कहना है नेगेटिव कह दो, साइन बाद में लगा लेंगे। बेटा रिबाउंड कर रहा है स्पीड v/3 के साथ। अच्छा अब एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी उमामा बेटा, अपवर्ड्स को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, जल्दी से बताएं। सर पॉजिटिव लें। ओके, अगर अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड्स क्या होगा? नेगेटिव। अब एक मसला है, डेल्टा पी का साइन हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। डेल्टा पी हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, इस बात को रट लो। डेल्टा पी हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ये बात लिख भी लो। उमामा बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमेशा होता है फोर्स की डायरेक्शन में, तो लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बेटा लिख लो। चेंज ऑफ मोमेंटम रिजल्टेंट फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते, आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। तो मुझे उमा बेटा आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो बॉल है जब वो हिट करेगी उस पर फोर्स अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी? बताएं बेटा। सर अपवर्ड्स होगी। तो अगर उसमें फोर्स होगी अपवर्ड्स तो उसका एक्सेलरेशन और चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरफ होगा ड्यूरिंग द इम्पैक्ट? सर अपवर्ड्स। तो अब आपने रूल क्या याद रखना है कि फोर्स और चेंज ऑफ मोमेंटम और एक्सेलरेशन हमेशा होते हैं सेम डायरेक्शन में। क्या याद रखना है बेटा उमामा? कि फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम और एक्सेलरेशन क्या होते हैं बेटा हमेशा सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस बॉल का डेल्टा पी है वो भी अपवर्ड्स होगा। तो अगर वो अपवर्ड्स होगा, अगर आपने अपवर्ड्स को पॉजिटिव लिया था तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव लिया था तो ये नेगेटिव, क्योंकि अभी आपने पॉजिटिव लिया था। तो +5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा पी इक्वल्स टू m टाइम्स v। बेटा आपका माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा। अच्छा, mv माइनस mu। तो बेटा डेल्टा पी की जगह लिखेंगे +5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बेटा m की जगह लिख देंगे आपका जो उसका मैस गिवन है 200 ग्राम है तो 0.2 kg हो जाएगा। सर इस एग्जामिनर ने खुद पॉजिटिव नहीं दिया हुआ डेल्टा। एग्जामिनर ने कुछ ना 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 ना, एग्जामिनर तो साइन कभी भी नहीं देता मामा बेटा। एग्जामिनर डिसैलरेशन को भी पॉजिटिव देता है, एग्जामिनर आपको कभी पेपर में साइन नहीं बताएगा, ठीक है? तो हम खुद ही फिर अज्यूम कर आप लेंगे। खुद ही ज्यूम करेंगे, वो किसी भी चीज का कभी भी साइन नहीं बताता, ठीक है? वो जैसे आपसे कहेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इतना, तो वो तो आपने सोचना है ना कि अगर लॉस है तो उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है? जी सर। अच्छा, तो एग्जामिनर कभी साइन नहीं बताएगा, एग्जामिनर के साइन को फॉलो नहीं करते होते, साइन आप खुद डिसाइड करते हैं। तो +5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 0.2 kg, v की जगह आ जाएगा +v/3, -0.2 kg, और u की जगह आ जाएगा -v। तो +5 इज इक्वल टू 0.2 v/3 और +0.2 v। तो बेटा इसको अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो ये बन जाएगा +5 इज इक्वल टू 0.2v प्लस 0.6v ओवर 3, तो 0.8v ओवर 3
इज +5, तो v आ जाएगा 5 × 3/0.8। उमा बेटा इसका अगर मुझे आंसर बता दें जल्दी से। 18.75। 18.75 और ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई आपके पास v की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन का जल्दी से लिखें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइंड h। उमा बेटा सेकंड पार्ट है फाइंड h। आप मुझे मेथड बताएं बेटा कैसे होगा, जल्दी से बेटा। सर वो वाली इक्वेशंस यूज करेंगे ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे ना यहाँ पे। जी सर। तो उस केस में अगर हम देखें तो ये यूं हो जाएगा कि क्या नाम है इसका, ड्रॉप किया ना बॉल को। तो इनिशियल स्पीड 0 होगी, फाइनल हाँ 18.75। यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं। अगर हमने एच फाइंड करना है तो जब ड्रॉप किया तो यू तो हो जाएगा 0 और हिट करते हुए वी हो जाएगा 18.75। ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, v हो जाएगा 18.75 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेरेशन हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, h हमने फाइंड करना है, तो s जो है वो इक्वल होगा h के। तो ये बन जाएगा 2as इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये बन जाएगा 2 × 9.81 इंटू एस की जगह पे आ जाएगा h और राइट साइड पे हो जाएगा 18.75 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारे पास u की जगह 0 का स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू 18.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। बेटा इसका जरा आंसर मुझे बता दें। सर 17.9186। 17.9186। 86। तो एच को फिर हम लिखेंगे, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स डेटा में देखते हैं ऊपर जाके, तो 5 के अंदर तो 1 ही है ना, तो हम 2 में लिखेंगे फिर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 मीटर्स। राउंडिंग ऑफ एक्सक्यूज सिर्फ मी वहां सर। पे करते हैं जहाँ पे आंसर स्ट्रेट करना होता है। ठीक है ना। जी सर। हाँ एतजाज, तुमने कुछ पूछना है? सर एक्सेलरेशन टेक्निकली हम लोग डाउनवर्ड्स ले रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं होगी? बात सुनो, हर बार ना हम कन्वेंशन चेंज भी कर सकते हैं। अगर तुमने अच्छा डाउनवर्ड्स को कोई कोई नेगेटिव इशू लेना है, नहीं है। बात सुनो, रुक जाओ एजाज, रुक जाओ। तुम कहते हो हाँ डाउनवर्ड्स को नेगेटिव ले लेते हैं, चले मैं दोबारा इस क्वेश्चन को डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेके सॉल्व करता हूँ, देखो जरा। अच्छा, अब हमने क्या किया, और करके हमारे इस सोल्यूशन में हमने अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स में से डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लिया था और अपवर्ड्स को नेगेटिव लिया था। एजाज इस सोल्यूशन में हमने ये किया था। अभी जो आप बात कर रहे हैं एतजाज, कोई फिक्स कन्वेंशन नहीं होता, हम हर बार कन्वेंशन को चेंज भी कर सकते हैं। उमा बेटा मुझे ये बताएं, मेरी आवाज क्लियर है आपके लिए? जी सर। जी बेटा। अच्छा देखें, अगर हम फर्ज करें जी, हम ये करते हैं कि अपवर्ड्स को ले लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स को ले लेते हैं नेगेटिव, तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब बस वैल्यूज फिर ये हो जाएंगी। सर वो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी साइन चेंज हो जाता ना। कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। u इज 0 नहीं, जो फाइंड करना होता है उसका साइन हम कभी नहीं लगाते, उसका साइन आंसर में आता है। जुहेब, जो चीज फाइंड करनी है उसका प्लस माइनस कभी नहीं लगाते, उसका प्लस माइनस आंसर में आएगा। ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। u हो गया 0, a हो गया -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड्स है ना। अच्छा, v हो गया अगेन, ये भी नेगेटिव हो गया। इतजाज इसलिए नेगेटिव के ये भी तो डाउनवर्ड्स है ना, यस सर। और h हमने फाइंड करना है। अच्छा, नेगेटिव हम किसी एक चीज को नहीं कर सकते, डायरेक्शन को करते हैं। अगर हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को नेगेटिव करते हैं तो जो भी चीज डाउनवर्ड्स होगी वो सब नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा अब देखो,
इक्वेशन हम लगाएंगे 2as इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 2 टाइम्स -9.81 टाइम्स h इज इक्वल टू, बेटा v की जगह आ जाएगा -18.75 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर। बस ये फर्क पड़ेगा कि h भी अब नेगेटिव आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू Yes, sir. -18.75 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -19.62। तो आंसर आ जाएगा -17.9186 और ये हो जाएगा मीटर्स। इत्जाज आ गई समझ? Yes, sir. ठीक है इत्जाज, अब इसके चलते हैं आगे, ठीक है। एक सेकंड सर, लेकिन हम लोग आंसर तो माइनस के बगैर लिखेंगे ना, क्योंकि डिस्टेंस माइनस पे हाँ तो नहीं हाँ, हो सकता। आंसर में माइनस तो नहीं लिखेंगे, ये माइनस तो डाउनवर्ड्स बता रहे हैं। देखो जो बस साइन है, फर्ज करें वो ये पूछते हैं कि आंसर में यूं लिखा हुआ है हाइट, ठीक है, मीटर्स, और नीचे लिखते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उनकी मर्जी है। तो हाइट तो जहरी सी बात है, हम लिखेंगे 18 मीटर्स ना, क्योंकि राउंड ऑफ करके आंसर लिखना होता है। अच्छा, अब यहां तक हम पहुंच गए, अब चलते हैं आगे। अब एक इस तरह का क्विक क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। बेटा हुआ ये क्विक क्वेश्चन है, थोड़ा तेज लिखना है। अ बॉल ऑफ मैस, a ball of mass m hits with speed u and rebounds with 2u/3। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। रिलीज जो किया है वो रेस्ट से किया है। यार क्वेश्चन में सारा कुछ बताया हुआ नहीं है, हिट किया और रिबाउंड किया, रिलीज का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जितना हमें बताया हुआ है हम उसी पे फोकस करेंगे ना। उसने कहा हिट किया, रिबाउंड किया, दैट्स इट, आगे पीछे का कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जोहेर आपने जो फाइंड करना है वो है परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले एम, एम तो हो गया एम, यू हो गया प्लस यू, वी हो गया -2u/3। क्यों भाई नेगेटिव? क्योंकि अगर हिटिंग स्पीड पॉजिटिव है तो रिबाउंडिंग स्पीड क्या होगी? अच्छा, लेकिन एक मसला है, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होता है, उसमें साइन इग्नोर करते हैं, उसमें स्पीड्स लेते हैं। उमा बेटा, जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो साइन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है। समझ आ गई बात? सर वैसे वो खुद ही पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्योंकि हो स्क्वायर। जाएगा, हो जाएगा, लेकिन जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, उसमें हम यूज ही स्पीड को करते हैं। तो ये हुआ कि हिट करते हुए जो स्पीड है वो है u, और बेटा रिबाउंड करते हुए जो स्पीड है वो है -2u/3। ऑल दो हमें साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एज अ वेलोसिटी चल रहे हैं तो फिर नेगेटिव होगा। तो परसेंटेज लॉस ऑफ के, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए उमामा बेटा हम डिवाइड किससे करते हैं, इनिशियल से या फाइनल से? सर जो लार्जर वैल्यू होती है। नहीं बेटा, ये आपको किसने कहा है? भाई कोई और बंदा है। जोहेर, किससे डिवाइड करते हैं अगर परसेंटेज निकालना है? सर इनिशियल से ही करेंगे ना। हाँ, क्योंकि इनिशियल से करेंगे, लार्जर स्मॉलर नहीं देखते, इनिशियल से डिवाइड करते हैं। क्योंकि जो चेंज होता है वो इनिशियल के ऊपर होता है। इनिशियल छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, चेंज हमेशा किसके ऊपर होता है बेटा? इनिशियल के ऊपर, ठीक है। तो हम कहेंगे परसेंटेज लॉस ऑफ के ई इज इक्वल टू चेंज ऑफ के ई डिवाइडेड बाय
इनिशियल के ई और इनटू 100। तो क्या करेंगे बेटा, चेंज के ई का ओवर इनिशियल के ई इनटू 100। उमा बेटा याद रहेगा ये? जी सर। ठीक है, तो अब ये करते हैं ना, चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो फाइनल की जगह हम पुट करेंगे 1/2 इंटू एम इंटू 2u/3 का स्क्वायर। इनिशियल की जगह हम पुट करेंगे 1/2 इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर, और हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 सब चीज में तो कट जाएगा, जो चीज सब चीज में होती है वो कट जाती है, पता है ना। ये पे एम भी कट जाएगा। हाँ, जो चीज सब चीज में होगी वो कट जाएगी, एम भी कट जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बता दें ताकि फिर मैं ना काटूं, लेकिन जो चीज सब चीज में होती है वो कट जाती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4u² ओवर 9 माइनस u² ओवर u²। अब आप ये कह सकती हैं कि आपने u² को क्यों नहीं काटा, वो भी सब में तो कट जाएगा। ठीक है, जी सर। तो पीछे क्या रह जाएगा फिर 4/9। ना। 4/9 कटने के बाद, अब यहाँ पे मसला है ना, कटने के बाद 1 रह जाता है, समझे ये बात। तो अगर आप इस काटने में कंफ्यूज हो रही हैं फिर ना काटें, फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो 4/9 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 4u² माइनस 9u² और डिवाइड होगा u² से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 5u² ओवर 9u²। ये u² कट गया, तो बेटा ये आ गया -5/9, लेकिन इनटू 100 भी करना है ना, परसेंटेज है, इनटू 100। तो बेटा ये आ गया 500/9, तो -500/9 और ये परसेंट। हाँ बेटा आ गई समझ। जी सर। अच्छा, ये हम यहां तक पहुंच गए। इतजाज हो गया ये वाला पार्ट? सर मैं उससे कर रहा हूँ 1/2 इंटू मैथ इंटू v² माइनस u²। बस सही है ना, बस आंसर निकालना है, जैसे मर्जी करो। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। देखो, in terms of m and u, state change of momentum। बेटा अब ये वाला पार्ट आपने खुद करना है। उमा बेटा आंसर आ जाए तो मुझे बताएं। इन टर्म्स ऑफ m एंड u, स्टेट चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा हो जाए तो मुझे बताओ। हाँ बेटा जी, हो जाए तो बताएं मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। डन सर। हो हाँ जी, गया हो सर। गया। यस सर। अच्छा, अब हिटिंग स्पीड, रिबाउंडिंग स्पीड और बाकी सारा कुछ। अच्छा आप देखें, अब इसने हिट किया जी स्पीड किसके साथ, u के साथ, और रिबाउंड किया स्पीड 2u/3 के साथ। तो बेटा हिट किया स्पीड u के साथ, रिबाउंड किया है 3 के साथ, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो अब हम यही करेंगे ना कि डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस mu। ठीक है, तो डेल्टा p इज इक्वल टू, बेटा m की जगह आ जाएगा m ही, और v की जगह आ जाएगा -2u/3 और -m, और बेटा u की जगह आ जाएगा +u। तो ये ओवरऑल बन जाएगा -2mu/3
नेगेटिव MU। अच्छा, अब इसमें 3 आ जाएगा LCM, ऊपर आ जाएगा -2MU और -3MU। तो बेटा ये आ जाएगा -5MU/3। अच्छा, अब नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है? बेटा पॉजिटिव है इनिशियल डायरेक्शन। और बेटा पॉजिटिव क्या है, इनिशियल इनिशियल डायरेक्शन। और नेगेटिव क्या है बेटा, फाइनल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन। अच्छा, राइट लेफ्ट नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कोई राइट लेफ्ट नहीं बताया हुआ। तो अब हम ये करेंगे कि जहां पे लिखा होगा डेल्टा P वहां पे लिखेंगे वैल्यू, और जहां पे लिखा होगा उसकी डायरेक्शन तो वहां पे लिखेंगे उसकी डायरेक्शन। तो हम डेल्टा P पे लिखेंगे 5MU/3। और डायरेक्शन पे क्या लिखेंगे बेटा, आप बताएं। उमा बेटा क्या लिखना चाहिए? ऑपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे हम राइट लेफ्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं? जल्दी से बताएं। क्योंकि सर एग्जामिनर ने नहीं हमें बताया हुआ राइट क्या है। एग्जामिनर ने कोई राइट लेफ्ट नहीं बताया हुआ, ये राइट लेफ्ट तो हमने खुद डिसाइड कर लिया ना। तो अपोजिट टू द, बेटा हम इसको लिखेंगे अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। और बेटा न्यूटन के जो लॉज होते हैं ना, उसमें से जो सबसे मेन लॉ है वो सेकंड लॉ है। फिर सेकंड लॉ को यूज करके फर्स्ट लॉ बनता है, और थर्ड लॉ जो है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मैं रिपीट करता हूं, अगर एग्जामिनर पूछे कि फर्स्ट और सेकंड लॉ में से अब्बा जी कौन है, पेरेंटल लॉ कौन कौन सा है, मेन लॉ कौन सा है, तो आप कहेंगे सेकंड लॉ। फर्स्ट वाला जो लॉ है वो सेकंड लॉ में इंक्लूडेड है, तो हमेशा हम सेकंड लॉ को पहले पढ़ते हैं। तो अब हमारी पहली हेडिंग होगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लिखते हैं बेटा, बेटा जी हेडिंग देंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इत्तेजाज न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला लॉ है, ठीक है, बाकी उससे रिलेटेड है। तो हमने लिखा जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ ये कहता है, ये फोर्स की डेफिनेशन है बेसिकली, रिजल्टेंट फोर्स on an object is equal to the rate of change of momentum of the object। वहां बेटा हमने क्या लिखा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा लिख दिया। ये है जी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो ये होगी, F इज इक्वल टू डेल्टा P/डेल्टा T। उमा बेटा अगर हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो जनरली हमें क्या मिला करेगी, एवरेज फोर्स या इंस्टेंटेनियस फोर्स? जल्दी से बताएं। एवरेज रिजल्टेंट। हाँ, तो जनरली ये इक्वेशन हमें बताएगी एवरेज रिजल्टेंट फोर्स, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं बताएगी। इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, या और मेथड्स हो सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताएगी, एवरेज फोर्स। तो लिखें F is equal to delta P/delta T will generally calculate the average force। बेटा जनरली ये हमें क्या बताएगी, एवरेज फोर्स बताएगी, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर कर लें तो अच्छी बात है।
एग्जाम्पल नंबर 1, a ball of mass 200 grams hits. सर इसकी डेरिवेशन है सिलेबस में? नहीं बेटा, इसकी कोई डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन है नहीं, तो तुम्हारे सिलेबस में कहाँ से होगी? ठीक है सर। जिसको तुम डेरिवेशन कह रहे हो ना, वो एज अ क्वेश्चन में तुम्हें आगे करा दूंगा। वो डेरिवेशन नहीं है, वो कोई और चीज है, वो दो रिलेशंस हैं आपस में। इसकी बेटा कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये इतना ही लॉ है। अच्छा, अ बॉल ऑफ मैस 200 ग्राम हिट्स अ बैट with speed 30 meter per second and rebounds on the same path with same speed. Time of contact, बेटा देखें, जब तक कांटेक्ट होगा फोर्स तो तभी लगेगी ना। अब कांटेक्ट होगा तो फोर्स लगेगी, कांटेक्ट नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगी। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 5 मिलीसेकंड। बेटा टाइम ऑफ कांटेक्ट है 5 मिलीसेकंड, ठीक है, ये यहां तक सारी बात बताई हुई है। अच्छा, अब आ जाए जी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। फाइंड फोर्स ऑन द बॉल और ऑन द बैट, क्यों दोनों पे सेम होगी? देखो जुहैर, आप बॉल पे फाइंड करो या बैट पे फाइंड करो, फोर्स दोनों पे सेम होगी, बिकॉज दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, फर्ज करो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना फोर्स बैट पे होगी उतना फोर्स बॉल पे भी होगी। तो फाइंड फोर्स ऑन द फोर्स बॉल। दोनों पे सेम लगेगी? जी जी, हमेशा सेम लगती है। फाइंड फोर्स ऑन द बैट और ऑन द बॉल ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। अच्छा, अब उमा बेटा देखती जाए, सबसे पहले हम लिखेंगे एम। बेटा एम होगा कितना? 200 ग्राम। तो क्या लिखेंगे इसको? 200 ओवर 1000 1000, तो क्या बन जाएगा बेटा? 0.2 0.2 kg किलोग्राम है। ये हमारे पास हो गया एम, जो कि बॉल का मैस हो गया। हिट करते हुए बॉल जा रही है राइट साइड पे, रिबाउंड होने के बाद जा रही है लेफ्ट साइड पे, तो यू कितना हो गया? 30 ना? जी सर, और v हो गया -30। हाँ, और v हो गया -30। और डेल्टा टी कितना हो गया? टाइम 10 to 10 raised to power -3। डेल्टा टी है 5 मिलीसेकंड, तो ये होगा 5 × 10 पावर -3, और ये सेकेंड्स, ठीक है। तो अब जो फोर्स है वो बेटा इक्वल होगी F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो F इज इक्वल टू mv माइनस mu, और ये डिवाइड हो जाएगा डेल्टा T के साथ, ठीक है। तो m हमारे पास होगा मैस जो कि है वो है 0.2 kg। F इक्वल्स टू बेटा F इक्वल्स टू 0.2 kg, और रिबाउंड कर रहे विद -30 माइनस 0.2 kg, और हिट कर रहे विद +30। और बेटा इसका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो है 5 × 10 पावर -3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -6 ओवर 5 × 10 पावर -3 -12 ओवर 5 × 10 पावर -3। उमा बेटा क्या आंसर आ रहा सर है? -2400। 2400। -2400। और माइनस की क्या वजह है? बिकॉज ये बॉल पे फोर्स फाइंड की है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसकी ड्राइंग बना के दें,
ये हो गया वो बैट। अच्छा अब देखो, बैट पे फोर्स होगी फॉरवर्ड। सर और लिखेंगे तो फिर भी 2400। हाँ, मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ, देखो जो तुमने फोर्स फाइंड किया वो बॉल के ऊपर है ना, तो फोर्स तो बॉल पे भी लगेगी और बैट पे भी लगेगी ना। तो बैट पे फोर्स लगेगी आगे की तरफ ना, और बॉल पे फोर्स लगेगी पीछे की तरफ है। बैट पे फोर्स लगेगी आगे की तरफ और बॉल पे फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। तो ये होगा कि ये वाली हो जाएगी प्लस 2400, और उजैर जुहैर ये वाली हो जाएगी माइनस 2400। आती है समझ? जी सर। फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो प्लस 2400 और माइनस 2400, फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स। ये हमने यहाँ तक कर लिया जुहैर। अब आगे चलते हैं। उमा बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है या समझ आ गई यहाँ तक? तो अगर वो स्पेसिफिकली कहता है कि सिर्फ बॉल पे, तो फिर हम कहते हैं कि 2400 ऑपोजिट टू द इनिशियल थोड़ा सा डायरेक्शन स्लो बोलें, थोड़ा सा स्लो बोलें। से। अगर वो मतलब सिर्फ बॉल का बोलता, मैं तो आपकी फिर बात समझ हम जाऊँ, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। ये लें, फोर्स इस तरह लिख लें, फोर्स ऑन द बॉल इन न्यूटन्स, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो जब वो पूछेगा फोर्स ऑन द बॉल और उसकी डायरेक्शन, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन द बॉल इज 2400 न्यूटन। और अगर वो पूछेगा उसकी डायरेक्शन, तो हम कहेंगे अपोजिट टू द इनिशियल। आपका यही क्वेश्चन था ना उमा बेटा? जी सर। अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। और अगर वो इसकी जगह पूछता फोर्स ऑन द बैट और उसकी डायरेक्शन है, तो फोर्स ऑन द बैट और उसकी डायरेक्शन, तो हम लिखते फोर्स ऑन द बैट इज इतने न्यूटन, कितने न्यूटन? 2400 न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन में हम लिखते इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। क्या लिखते हैं बेटा? इन दी, इनिशियल डायरेक्शन। हाँ जी, इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। हाँ बेटा, आ गई समझ? जी सर। ठीक है, अब चलते हैं जी इसके आगे। ठीक है जुहैर, कॉपी हो गया तुम्हारा? जी सर यहाँ तक कर लिए। ठीक है जुहैर, मैं सिर्फ ग्रुप में एक मैसेज कर लूँ छोटा सा, एक स्कूल का ग्रुप है बस, उसमें एक छोटा सा मैसेज करना है, सिर्फ 10 सेकंड दे दो मुझे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा ये हो गया जी 2400 न्यूटन और ये कहानी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है ये है, सेकंड पार्ट लिखो बेटा जुहैर। जुहैर इसका सेकंड पार्ट ये है कि द बैट विल क्रैक if the force exceeds 3000 न्यूटन। ठीक है, with reference to your answer of first part, explain will the bat crack और it will not। इसका आंसर जुहैर बताएगा।
जुहैर क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ लो। हाँ जुहैर, क्या आंसर होगा तुम्हारा? सर नहीं होगा क्रैक। वेरी गुड जी। उमा बेटा, आपका क्या आंसर होगा? सर नहीं होगा। ओके, तुम्हारा क्या आंसर होगा एतजाज? सर इट वोंट क्रैक। अच्छा जी, अब सबके आंसर्स गलत हैं। अब कोई बच्चा अगर ये बता दे कि इन सब बच्चों के आंसर गलत क्यों हैं। हाँ जी, कोई बच्चा अगर बता दे कि आंसर्स गलत क्यों हैं इन सब बच्चों के। ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट के क्योंकि फोर्स 2400 न्यूटन है तो क्रैक नहीं करेगा। तो जुहैर, लेकिन आपका आंसर गलत है भाईजान। आ- है हाँ जी, गलत है आपका आंसर। आपने सही करना है या मैं बताऊं? सर बता दें। इम्पल्स। बेटा, आपने जो फोर्स कैलकुलेट किया ना वो एवरेज फोर्स है। एवरेज फोर्स है 2400 न्यूटन। समझ आ रही बात? जो आपने फाइंड किया वो तो एवरेज है। क्या पता किसी एक इंस्टेंट पे फोर्स 5000 10,000 पता नहीं कितनी हो गई हो। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? जो आपने फोर्स कैलकुलेट की है वो उस पूरे इंटरवल की एवरेज फोर्स है। 2400 न्यूटन इज द एवरेज फोर्स। द इंस्टेंटेनियस फोर्स कैन बी बिगर देन दैट, इट कैन बी इवन बिगर देन 3000 न्यूटन। जुहैर, आइए समझ। जी सर। तो अब आंसर क्या होगा? द बैट मे और मे नॉट क्रैक। ठीक है, वी आर नॉट श्योर because what we calculated is the average force. The instantaneous force could be greater than or less than that value. समझ आइए बात? जी सर। उमा बेटा, आपको समझ आ गई बात? जी सर। बैट क्रैक होगा या नहीं होगा, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। व्हाई इट इज अनप्रेडिक्टेबल? बिकॉज the value that you calculated is the average value, it is not the instantaneous value. There is a possibility कि किसी एक टाइम पे फोर्स 3000 से बहुत ज्यादा हो गई हो। तो आपकी जो एतजाज, ठीक है भाई? बेटा, मैंने जी आपको सर पहले ठीक ही है। बताया था ना कि ये आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सर नमाज ब्रेक ले ले। बिल्कुल ले लो, 10 मिनट की ले लेते हैं नमाज ब्रेक। 7 बजे से लेके 7:10 तक नमाज ब्रेक ले लो और फिर 7:10 पे शुरू करते हैं, ठीक है जी? फिर मैं इसका आंसर लिखवा दूंगा। 10 मिनट की ले लो नमाज की ब्रेक, तो 10 मिनट के बाद फिर शुरू करते हैं, ठीक है?